हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है अधातुओं के भौतिक गुण। हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे थे, जो कि सेकंड पार्ट में पढ़ा हुआ था। ये थर्ड पार्ट है आपका, इसमें हम लोग उसी को कैरी आउट करेंगे। ठीक भैया, तो इसमें हम लोगों ने आतन्यता पिछले वीडियो में देखा हुआ था। ठीक, अब उसके आगे की हेडिंग हम लोगों को देखनी है कठोरता। ठीक, जो आपकी कठोरता हेडिंग है, समझिए कि ज्यादातर धातुएं, अधिकतर धातुएं, अधिकांशता धातुएं जो अधातुएं जो होती हैं वो आपकी कठोर नहीं होती हैं, मृदु होती हैं। आपकी जो ज्यादातर अधातुएं होती हैं वो कठोर ना होकर के भैया मृदु होती हैं। ठीक है, लेकिन आपके कुछ ऐसी भी अधातुएं हैं जो कठोर पाई जाती हैं। ठीक, जैसे जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका हीरा हो गया। ठीक, चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि अधिकांश अधातुएं मृदु होती हैं, अर्थात कठोर का उल्टा, मृदु होती हैं। ठीक भैया, मृदु होती हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, चीजें कम समझ में आती हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक भैया, तो अधिकांशता अधातुएं जो होती हैं वो मृदु होती हैं, लेकिन अब अपवाद क्या भैया इसमें? अपवाद क्या है आपका? अपवाद क्या है आपका? अपवाद आपका यह है कि जो हीरा होता है, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप क्या होता है बेटा? हीरा। ये कैसा होता है भैया? ये कठोर होता है। क्या होता है भैया? कठोर होता है। अब आप देखिए, कार्बन का जो अपर रूप है आपका, वो हीरा कठोर होता है, जबकि हीरा किसकी श्रेणी में आता है? अधातुओं की। तो इस नियम ने जो कहा कि अधातुएं मृदु होती हैं, तो अधातुएं देखिए ये आपकी कठोर भी हो रही थी, ये आपका अपवाद है। इसीलिए हमने आपको शुरू में कहा ज्यादातर अधातुएं जो होती हैं वो मृदु होती हैं, लेकिन एक आध दो ऐसी भी अधातुएं हैं जो कि अधातु तो हैं लेकिन कठोर हैं। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ें। चलिए योद्धाओं आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला देख लेते हैं। अगला इसका भौतिक गुण क्या है भैया? गलनांक। ठीक है, गलनांक। अब गलनांक क्या होता है? ऐसा ताप जिस पर कोई भी पदार्थ या तत्व, कोई भी पदार्थ या तत्व उबलने लगता है। ठीक भैया, कोई भी पदार्थ ऐसे बोल सकते हैं उबलने लगता है, या ऐसे कह सकते हैं ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। ऐसा ताप जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब जितनी भी अधातुएं होती हैं, जितनी भी अधातुएं होती हैं, उन सबका गलनांक बहुत कम होता है। उन सभी का जो गलनांक होगा भैया वो बहुत कम होता है। अधिकांश अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। कोई कष्ट भैया नहीं होना चाहिए। अधिकांश अधातुओं का गलनांक जो है वो बहुत कम होता है। ठीक भैया, लेकिन अब फिर से देखिए इसमें अपवाद आ जाता है। अपवाद क्या कह रहा है? अपवाद आपका क्या कह रहा है? अपवाद आपका कहता है कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और बोरान हो गया। ठीक, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरान हो गया, इन तीनों का जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। ठीक, जैसे कि क्या क्या भैया? कार्बन, ठीक, दूसरा सिलिकॉन, ठीक भैया, और तीसरा बोरान। जो ये तीनों हैं, ये आपके तीनों अधातु तो हैं,
लेकिन इनका गलनांक जो होता है वो बहुत उच्च होता है। जो ये तीनों है आपके भैया, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। अभी हम लोगों ने नियम क्या देखा, भौतिक गुण में हम लोगों ने क्या समझा कि अधिकांश अधातुओं का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे अपवाद क्या निकल के सामने आया कि कार्बन, सिलिकॉन और बोरान अधातु होते हुए भी इनका जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा है। सामान्य तौर पे अधातुएं जो होती हैं इनका गलनांक कम होता है और जो धातुएं होती हैं इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो अपवाद है वो ये कह रहा है कि बोरान हो, सिलिकॉन हो, इन सबके जो गलनांक होते हैं ये बहुत उच्च होते हैं, जबकि ये अधातु होते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रिय योद्धाओं, आगे देखिए ध्वनि। अगली हमारी जो हेडिंग है ध्वनि। ठीक है, अब ध्वनि में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग साथ साथ तुलना करते हुए चल रहे हैं। धातुओं में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि सभी धातुओं में ध्वनि होती है, ठीक, कोई विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। लेकिन ज्यादातर अधातुओं में, अधिकांश अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है। अधिकांश अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है। ठीक भैया, अधिकांश अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है, नहीं होती है। चलिए भैया, अधिकांश अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है। हम लोगों ने क्या जाना कि जो अधिकांश आपकी अधातुएं होंगी, ज्यादातर अधातुएं होंगी, उसमें भी कोई भी आपका जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, वो नहीं होती है। ठीक भैया, लेकिन अब इसमें भी अपवाद है। ठीक, अब इसमें क्या अपवाद है कि आप देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक, तो इन सब में हल्की फुल्की सी भी ध्वनि होती है। ठीक भैया, अगले हेडिंग है भैया भंगुरता। ठीक है, भंगुरता। हम लोगों ने धातुओं में देखा हुआ था कि उसमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है भैया? आघात वर्धनता। अब आघात वर्धनता क्या कहता था कि जो भी धातु होते हैं उसको पीट करके पतले से चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनता कहलाता था। पतले से चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनता कहलाता था। सेम उसी का उल्टा, ऐसा अधातुओं का ऐसा गुण या धातुओं का ऐसा गुण जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, फैलते नहीं है, चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? भंगुरता। ठीक भैया, तो जो अधातुएं होती हैं इनको पीटने पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, अर्थात इसमें कैसा गुण पाया जाता है? इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। किसका भैया? भंगुरता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। अब भंगुरता क्या चीज है? हमने आपको समझाया कि इसको पीटने पे ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटते चले जाते हैं, ये फैलते नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं। तो जो आपका लास्ट था, अधातुओं का जो लास्ट आपका भौतिक गुण था वो था भंगुरता। भंगुरता क्या कहता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं, अगर इनको पीटा जाता है, थोड़े से पीटा जाता है, इस पे वार किया जाता है, तो ये फैलते नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं। चलिए भैया अगली हेडिंग देखते हैं। चलिए भैया, अब अगली हेडिंग हमारी जो मेन बन रही है वो है उपधातु। हम लोगों ने सीख चुका, हम लोगों ने देखा हुआ है कि धातु, अधातु। अब उसकी थर्ड हेडिंग जो बनती है आपकी उपधातु। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उपधातु अर्थात जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, ठीक है, उसको उपधातु कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जिसमें अधातु का और धातु दोनों का गुण विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है, ये दोनों की क्वालिटी रखता हो, उसको हम कहते हैं उपधातु। कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिसमें
धातु और अधातु दोनों, ठीक भैया, दोनों का गुण पाया जाता है उपधातु कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उपधातु कहलाता है। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उपधातु कहलाता है। ठीक भैया, जैसे उदाहरण देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंटी मनी। क्या भैया? एंटी मनी पहला और दूसरा। आर्सेनिक, एंटी मनी और आर्सेनिक, ये दोनों जो होते हैं ये उपधातु की श्रेणी में आते हैं। एंटी मनी आपका और आर्सेनिक, एंटी मनी और आर्सेनिक दोनों किसकी श्रेणी में आते हैं? उपधातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक भैया, उपधातु फिर से समझिए, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उपधातु कहलाता है। अब गुण कैसे? गुण समझिए, जैसे कि धातुओं का गुण क्या है? धातुओं का गुण है कि वो पीटने पे फैलते हैं। अधातुओं का क्या गुण है? कि वो पीटने पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक भैया, तो इसमें दोनों का गुण पाया जाएगा। जैसे धातुओं का सबसे एक और गुण है, क्या है भैया? वो कि ये उच्च गलनांक पे गलते हैं। ठीक, इनका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है धातुओं का, और अधातुएं जो होती है इनका गलनांक बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। समझ पाए भैया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो दोनों उसकी प्रॉपर्टीज होंगे, अधातु की और धातु की दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनका जो कंपैरिजन होगा, उनका जो मीन पॉइंट होगा, उनका जो मध्य बिंदु होगा, जो दोनों से संबंध रखता होगा, वो किसकी श्रेणी में आता है? उपधातु की श्रेणी में आता है। ठीक भैया, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उपधातु कहलाता है। ठीक, इसका उदाहरण क्या है? एंटीमनी और आर्सेनिक। और बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा कि एंटीमनी और आर्सेनिक उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, एंटीमनी और आर्सेनिक को उपधातु कहते हैं। ऐसे भी आप परिभाषा बना सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। ले लीजिएगा योद्धाओं। चलिए अगली हेडिंग। चलिए भैया, इस चैप्टर की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आपकी बन रही है वो मिश्र धातु है। ठीक भैया, इस पे देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपका पीतल जो होता है किसको किसको मिला करके बनाया जाता है ना? आपका रोल्ड गोल्ड किसको किसको मिला करके बनाया जाता है? इसमें संगठन क्या क्या होता है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? ठीक, इसमें कितने प्रतिशत कॉपर होता है, कितने प्रतिशत एल्युमिनियम होता है, इस तरह की चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपका एयरफोर्स में, नेवी में, ठीक है, जितने भी ज्यादातर एग्जाम होते हैं उसमें साइंस में पूछा जाता है। ठीक, और आपका बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है? दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है। दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है। लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है भैया? मिश्र धातु बनता है। ठीक भैया, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है। दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है। अब आप बात समझिए कि ऐसा नहीं कि आप लोहा ले लिए है ना,
आप एल्युमिनियम ले लिए और आप कॉपर ले लिए, दोनों को ऐसे पीट करके मिला दिए तो कोई मिश्र धातु बन गई, ऐसा नहीं भैया। उसको गलाया जाता है, गलाने के बाद उसको मिलाया जाता है, उसका समांगी मिश्रण बनाया जाता है। ठीक भैया, समांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि यह मिश्र धातु है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा कि जो दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में अर्थात लिक्विड फॉर्म में जब मिलाया जाता है तो मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। ठीक भैया, चलिए अब मिश्र धातुओं को मिला करके क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं उसको हम लोग देखेंगे। मिश्र धातुओं को मिला करके क्या क्या आपके बनाए जाते हैं और उसमें कितने प्रतिशत किसका सहयोग रहता है और उसका उपयोग क्या क्या रहेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो मिश्र धातुएं हैं वो किसके किससे मिलकर के बनी होंगी और उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम लोग पहला ले लेते हैं भैया, पहला हम लोग ले लेते हैं, पहला हमारा क्या है? पीतल। ठीक, क्या ले लेते हैं? पीतल। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पीतल। तो इसमें जो कार्बन होता है आपका, कार्बन होता है आपका, जो कार्बन होगा और क्या होगा आपका? कार्बन आपका होगा 70% और जिंक जो आपका होगा वो 30%। कापर, सॉरी कार्बन नहीं भैया, कापर जो आपका होगा वो 70%। ठीक, कापर जो हमारा होगा वो 70% और जेडन जो होगा हमारा अर्थात जिंक जो होगा वो होगा 30%। ठीक भैया, अर्थात समझिए कैसे, अगर मान लीजिए हम लोगों को 100 किलो, ठीक 100 किलो अगर हमको पीतल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? 70 किलो हम लोग लेंगे क्या भैया? कापर। 70 किलो हम लोग लेंगे कापर और 30 किलो क्या लेंगे? जिंक लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पीतल बनाने के लिए 70% आपका कापर लिया गया और जिंक आपका 30% लिया गया और इसको गलित अवस्था में कर करके फिर आपके किस मिश्र धातु का निर्माण किया गया? पीतल का निर्माण किया गया। अब आप बताइए हमको पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो पीतल के उपयोग तो कई जगहों पे होते हैं। पहले तो बर्तनों के रूप में किया जाता था। आप लोग अपने घर पे जो बूढ़ बुजुर्ग हैं या फिर जो है जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि ज्यादातर बर्तन पीतल के हुआ करते थे। ठीक है ना, वो बर्तन आपके अब बहुत कम अवस्था में देखने को मिलते हैं, बहुत कम घरों में होते हैं। ठीक, बर्तन के रूप में। और जो कल कारखाने होते हैं आपके, जो कल कारखाने होते हैं उसमें जो होता है कल पुर्जे बनाने में। ठीक, और अगला आपका क्या होता है? जैसे बिजली के कुछ सामान बनाने में, बिजली के कुछ सामान बनाने में, कुछ वस्तुएं बनाने में कोई दिक्कत भैया? ठीक, क्या का उपयोग हो रहा है भैया? बर्तन बनाने में, कल कारखाने बनाने में, बिजली के कुछ सामान बनाने में, यहाँ पे पीतल का उपयोग हो पा रहा है। बढ़िया से सब लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा प्रिय योद्धाओं कि पीतल जो होता है कापर 70% पाया जाता है, जिंक 30% मिला करके पीतल का निर्माण किया जाता है। उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? बर्तन के रूप में होता है, कल कारखानों में कल पुर्जे को बनाने के रूप में होता है, बिजली के कुछ सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं भैया डच मेटल। ठीक, क्या देख लेते हैं? डच मेटल। डच मेटल दूसरा है भैया डच मेटल। ठीक, अब इसमें देखिए दोनों सेम यही चीजें रहती हैं, बस परसेंटेज बदल जाता है। कापर 80% हो जाता है और जिंक 20% हो जाता है। अब ऐसे नहीं कर दीजिएगा भैया कि कापर 80% कर दीजिए और जिंक 30% कर दीजिए, तब तो 110 हो जाएगा ना, और प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100 ही तो हुआ। चलिए, तो आपका जो कापर बनेगा वो 80% होगा और जिंक जो आपका होगा वो 20% होगा। किसमें भैया? डच मेटल में। याद रखे रहिएगा, स्मरणीय है भैया कि कापर आपका 80%, जेडन आपका 20%। तुरंत के तुरंत याद करते चलिएगा। चलिए आगे हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे होता है? मशीन के पुर्जे बनाने में। जो आपकी मशीनें होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है, मशीन के पुर्जे बनाने में, पुर्जे बनाने में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया? मशीन के पुर्जे बनाने में, पार्ट्स बनाने में। डच मेटल कापर 80%, जेडन 20%, ठीक भैया, जिंक 20% और मशीन के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता
है। ठीक भैया, अगला देखें, आगे बढ़े। चलिए योद्धाओं, चलिए भैया, रोल्ड गोल्ड आगे हम लोग देख लेते हैं, या उसको कहा जाता है कृत्रिम सोना। रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना। ठीक भैया, रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना, इसको हम लोग कहते हैं रोल्ड गोल्ड। ठीक भैया, कृत्रिम सोना या रोल्ड गोल्ड। चलिए भैया, इसमें कॉपर आपका 90% पाया जाता है और एल्युमिनियम 10%। कॉपर 90% और जो एल्युमिनियम है आपका वो 10%। ठीक है, फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि मूर्ति बनाने में, और आपका कहाँ पे होता है, दूसरा आभूषणों में, आभूषणों के निर्माण में, आभूषणों के निर्माण में। ठीक भैया, आभूषणों के निर्माण में कृत्रिम सोना जो रोल्ड गोल्ड है आपका, इसमें देखिए कॉपर 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है। मूर्ति बनाने में और आभूषण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो आपका रोल गोल्ड है, इसमें कहीं भी सोने की मात्रा नहीं है, गोल्ड आपका नहीं है, केवल कॉपर और एल्युमिनियम है। ठीक है, तो आपका निर्माण कर लेते हैं मूर्ति बनाने में, आभूषण के निर्माण में। जितने भी आपके आभूषण सोने के आते हैं, वो सभी आभूषण रोल्ड गोल्ड के भी आते हैं, कृत्रिम सोने के भी आते हैं। ठीक भैया, कोई दिक्कत? चलिए, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके थे जो हमने आपको बता दिया। ठीक, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द एक अच्छा वीडियो आपके चैनल पे आने वाला है, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। मोटिवेशनल वीडियो होगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।